हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे हमें अपने शॉर्ट नोट में क्या क्या डिस्कस करना है। पहला हमारा एक टॉपिक है एनर्जी ट्रांजिशन से रिलेटेड, जो कि आप साइंस एंड टेक में ऐड कर सकते हो। तो इसमें देखेंगे, इसमें कहा जा रहा है इंडियाज़ ग्लोबल क्लाइमेट प्लेज जो रहा, उसमें इंडिया ने अपना टारगेट रखा कि 50% जो नॉन फॉसिल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी है वो 2030 तक कर लेगी और नेट जीरो इमिशन 2070 तक कर लेगी। तो ये हमको एक बात याद रखनी है। दूसरा, 80% ऑफ करंट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है जो कि 6 स्टेट्स हैं वहाँ से है, जो कि वेस्ट और साउथ के जो स्टेट हैं इंडिया में वहाँ से अभी हो रहे हैं। 80% करंट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी वहीं से है। 4 फंक्शन क्रिटिकल टू एनर्जी ट्रांजिशन, जिसमें 4 फंक्शन की क्या बात करी गई है वो हम देखेंगे। स्टेट एज ए स्फीयर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, मतलब क्रिटिकल टू रियलाइजेशन ऑफ नेशनल टारगेट। दूसरा, लेगेसी इशूज इन इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, नॉट सेंटर, सच एज हाई लॉस जब हो जाता है, अनरिलायबल सप्लाई एंड सर्विस क्वालिटी, तो उस समय। और स्टेट एज लेबोरेटरीज ऑफ पॉलिसी इनोवेशन, जिसमें इंस्ट्रूमेंटल टू इंडियाज एनर्जी ट्रांजिशन है। फोर्थ है, स्टेट कुड ऑल्सो बी रोड ब्लॉक्स टू नेशनल गोल, पर्टिकुलरली कब, व्हेन गोल्स आर परसीव टू मिस अलाइंड विद स्टेट प्रायोरिटीज, तो उस समय वो ऐसा कर सकती है, रोड ब्लॉक टू नेशनल गोल। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें जो कि हम हाँ, तो ये हमने देखा नीड क्या क्या है, ज़रूरत क्या क्या है। जैसे यहाँ पे बताया गया ना कि एनर्जी ट्रांजिशन है, बात इसमें जो है एनालिसिस वाले वीडियो में, आप हिंदू वाले में जो देखोगे तो उसमें स्टेट और सेंटर को किस तरीके से, मतलब समवेयर जब भी कोई नेशनल लॉ होते हैं या स्टेट दोनों वैरी करते हैं, सेम पेज पे नहीं आ पाते, सेम चीज़ें नहीं अग्री करते हैं, तो ज़रूरत क्या क्या है। नीड मल्टी स्केलर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन की ज़रूरत है। अपडेट स्टेट एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, के अपडेट हो स्टेट एक्शन प्लान जो है क्लाइमेट चेंज पे। सेटअप स्टेट लेवल स्टीयरिंग कमेटी सेटअप करने की ज़रूरत है फॉर एनर्जी ट्रांजिशन। और क्या ज़रूरत है, डेवलप्ड मल्टीपल इंडेक्सेस, नीड फॉर स्टेट लेवल फ्रेमवर्क, ठीक है, स्टेट लेवल फ्रेमवर्क जनरेट करने की ज़रूरत है। गवर्नेंस प्रोसेस टू बट एनर्जी ट्रांजिशन, ये है। WHO पैंडेमिक ट्रीटी, ये हमारा नेक्स्ट है, ठीक है। क्यों इसमें हमें क्या पढ़ना है, जो ये आया हुआ है ये साइंस वाले पेज पे आया हुआ है, तो ऊपर आप लिख लेना साइंस। तो इसमें बात हो रही है ग्लोबल लीडर ग्रुप ऑन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस टू इंक्लूड सो एज साइलेंट पैंडेमिक ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है उससे रिलेटेड इसको बोला गया है साइलेंट पैंडेमिक, ठीक है। तो इसको साइलेंट पैंडेमिक ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कहा गया। नेक्स्ट हमारा है इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन डिक्टेड मतलब इसी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, जो हम ये पैंडेमिक ट्रीटी और ये सारी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वाले से बात करें, जो साइंस वाले पेज पे आया है उसी में ये भी है। इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन की बात करें तो पहले क्या क्या करना है, डिटेक्ट करना है पोटेंशियल जो थ्रेट है, एक्सेस देखना है कि क्या क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्ड, रिपोर्ट, तो ये चीज़ें याद रखनी है। नॉट, और ये लाइन याद करिए, नॉट ऑल पैंडेमिक इज पास्ट हैव कॉज बाई वायरस। तो मतलब ये कहा जा रहा है कि सारे जो पैंडेमिक हुए हैं ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ वायरस की वजह से हुए हैं, और ना ही आगे के जो पैंडेमिक होंगे, नॉट ऑल पैंडेमिक इन फ्यूचर विल बी कॉज्ड बाई वायरस। तो ये याद रखना कि ऐसा नहीं है कि जो पास्ट में जितने पैंडेमिक्स हुए हैं वो वायरस की वजह से हुए और आगे वाले जो फ्यूचर में पैंडेमिक्स होंगे वो वायरस से होंगे, ठीक है। डिवास्टेटिंग पास्ट पैंडेमिक ऑफ बैक्टीरियल डिजीज हैव इंक्लूड प्लेग एंड कॉलरा। तो ये कहा जा रहा है कि बैक्टीरियल डिजीज़ भी जो एक डिवास्टेटेड जो पैंडेमिक रहा, जो इतना भयानक पैंडेमिक रहा, वो प्लेग एंड कॉलरा रहा है ऑलरेडी, बैक्टीरिया से हुआ था वो, ना कि वायरस से। तो ये भी याद रखना है कि जैसे पैंडेमिक से याद आए कि वो वायरस से ही होगा, ऐसा नहीं है, वो बैक्टीरिया से भी हो सकता है इन फ्यूचर भी, और पास्ट में हो रखा है ऑलरेडी। नेक्स्ट हम देखेंगे, और यहाँ पे एक चीज़ और कही जा रही है, ये है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस से रिलेटेड भी हम थोड़ी चीज़ें देख लेंगे, क्योंकि हम पूरा पढ़ रहे हैं तो इसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। ये क्या है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, प्रोसेस बाय विच इन्फेक्शन कॉज्ड बाय माइक्रोब्स। तो ये एक प्रोसेस होता है जिसमें इन्फेक्शन जो है वो किसके कारण हो जाता है, माइक्रोब्स के कारण। बिकम रेजिस्टेंस टू मेडिसिन डेवलप टू ट्रीट देम, अब वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर लेता है। देखो जैसे वायरस, अभी जो कोविड-19 में क्या हो रहा था कि म्यूटेंट उसके बहुत सारे थे, ठीक है, और एक जैसे कोई दवा वो यूज़ की जा रही है, वो रेजिस्टेंट हो गई है, मतलब अब उस पर वर्क नहीं कर रही है,
ठीक है, वो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्रिएट हो गया है, मतलब रेजिस्टेंट हो गया है वो उस मेडिसिन के लिए जो डेवलप किया गया है उस जो डिजीज़ है उसको ट्रीट करने के लिए। तो उसके खिलाफ उसने क्या कर लिया, रेजिस्टेंट क्रिएट कर लिया है, अब वो उस मेडिसिन से नहीं ठीक हो रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे हमको जाननी थी। माइक्रोब्स इंक्लूड क्या क्या है माइक्रोब्स में, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस एंड पैरासाइट्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो माइक्रोब्स में इंक्लूड होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ लाइन है नहीं कि प्रोसेस बाय विच इन्फेक्शन कॉज्ड बाय माइक्रोब्स, तो माइक्रोब्स में कौन कौन से माइक्रोब्स में इंक्लूड करते हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस एंड पैरासाइट्स। नेक्स्ट हम आएंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन अलोन कॉज 1 in 8 डेथ ग्लोबली। ये कहा जाता है कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं, देखो वायरस को हम लोग जानते हैं कि वो बहुत सारे उसके वेरिएंट्स होते हैं, ये होता है वो होता है, पर बैक्टीरिया भी कम नहीं है। बैक्टीरिया इन्फेक्शन से भी अलोन, बैक्टीरिया इन्फेक्शन अलोन मतलब वो अकेला ही इन्फेक्ट कर सकता है 8 में से 1 लोगों को ग्लोबली, ठीक है। और सॉरी, डेथ हो सकती है ग्लोबली 8 में से 1 ही, ठीक है। इन्फेक्ट तो बहुत होते होंगे जिसमें से डेथ भी उसमें 8 में से 1 लोग की ग्लोबली होती है बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी। ट्रीटमेंट के लिए एंटीबायोटिक्स यूज़ कर सकते हैं, AMR इंक्रीजिंग सेफगार्डिंग रिमेनिंग इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स, तो मतलब जो रिमेनिंग एंटीबायोटिक्स है वो यूज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें एंटीबायोटिक्स वगैरह इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब हमारी ये नेक्स्ट IR से रिलेटेड है, कोसोवा सर्बिया कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है। तो इसमें क्या हुआ है कि नेटो ने सेंड किया था अपने 700 जो मोर ऑफ पीस कीपिंग ट्रूप्स को कोसोवो में इस्टेब्लिश करने के लिए, पीस जो कि कोसोवो और सर्बिया कॉन्फ्लिक्ट से हुआ है उसमें पीस जनरेट करने की कोशिश उन्होंने, मतलब पीस इस्टेब्लिश करने की कोशिश के चक्कर में, मतलब के लिए नेटो ने 700 ट्रूप्स वहाँ पे भेजे। अब ये जो कोसोवो डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम सर्बिया, इंडिपेंडेंस उसको डिक्लेयर किया गया था सर्बिया से 2008 में। वाई सर्बिया चैलेंज कोसोवो बिफोर ICJ, तो सर्बिया ने चैलेंज किया था कोसोवो को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, लेकिन जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसने क्या कहा, कोसोवोज डिक्लेरेशन वाज नॉट अगेंस्ट इंटरनेशनल लॉ, की मतलब वो जो डिक्लेरेशन है वो किसी भी तरीके से इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ नहीं है, ठीक है। क्योंकि ICJ से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी कल 1-2 दिन पहले वाले में आपको पूरा उसके बारे में बताया था कि उसमें जब भी कुछ भी इंटरनेशनल लॉ के अगेंस्ट होता है तब वो कुछ एक्शन ले सकते हैं, पर उन्होंने क्या बोला कि कोसोवो डिक्लेरेशन जो है वो अगेंस्ट नहीं है इंटरनेशनल लॉ की। कोसोवो की बात करूँ तो ये लोकेट करता है मेडिटेरेनियन एंड माउंटेनियस रीजन्स के बीच में, और ये बॉर्डर कंट्रीज की, मतलब बॉर्डर एरियाज़ में देखेंगे तो प्लेसेस जानने होते हैं हमें। जैसे इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि बॉर्डरिंग स्टेट कौन से हैं, बॉर्डरिंग सी कौन सी है, तो ये जान लो, बोस्निया, बल्गेरिया, क्रोएशिया, हंगरी, मैसेडोनिया, अल्बानिया, रोमानिया, ठीक है। तो ये सारे बॉर्डर्स जो एरिया हैं वो हैं, ये पूछ सकता है। ये भी IR से रिलेटेड है। ईरान अनवील न्यू हाइपरसोनिक मिसाइल, तो ईरान ने अपना अनवील किया है न्यू हाइपरसोनिक मिसाइल जो कि कवर कर सकता है 1400 किलोमीटर तक का, और ये न्यू मिसाइल जो है इसका नाम रखा गया फतह, मतलब कॉन्करर, जो कि फ़ारसी में फतह कहते हैं ये, ठीक है। तो ये चीज़ें थी शॉर्ट नोट में जो हमको आज के लिए मेंशन करनी थी। थैंक यू सो मच, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।